नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं उस टॉपिक का हेडिंग है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, मीन्स फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, जैसा कि लास्ट क्लास या कह सकते हैं कि हमारा जो पिछला वीडियो था वह वीडियो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत फ्लक्स से संबंधित था। आज हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो प्रयोग फैराडे का प्रयोग हमने पढ़ा था, उस प्रयोग के आधार पर फैराडे ने जो 1831 में दो नियम दिए हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा से संबंधित, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, फैराडे ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होता है ना। तो इस प्रयोग के आधार पर जो फैराडे का प्रथम नियम है वो मैं आपके समक्ष रखता हूं, जैसा कि मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम नियम फैराडे का ये कहता है कि जब कभी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो जाता है, और इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। पहला नियम कहने का तात्पर्य है स्टूडेंट एंड फ्रेंड कि किसी भी विद्युत परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन जब तक होता रहेगा, या किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन जब तक होता रहेगा, तब तक उस कुंडली में या उस इलेक्ट्रिक सर्किट में या उस विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते रहेंगे या प्रेरित होते रहेंगे। इसी से संबंधित है फैराडे का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट, हम क्या करते हैं कि जो द्वितीय नियम दिख रहा है, इस द्वितीय नियम का गणितीय व्याख्या ज्ञात करते हैं। गणितीय व्याख्या ज्ञात करने पर हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एक फार्मूला प्राप्त होगा, और उस फार्मूला का उपयोग स्वप्रेरण अर्थात सेल्फ इंडक्शन और अन्योन्य प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्शन में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, इस द्वितीय नियम को प्रूव करते हैं। मानते हैं स्टूडेंट कि माना किसी क्षण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 है और t समय पश्चात बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान φ2 हो जाता है। तो चूंकि द्वितीय नियम हमने पढ़ा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर हो जाएगा φ2 माइनस φ1 अपॉन t। ठीक है, t को आप डेल टी या डेल्टा टी का भी प्रयोग करके लिख सकते हैं। तब नियमानुसार यहाँ पे आप बता सकते हैं, नियमानुसार हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लोग स्मॉल ई या कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पर स्मॉल ई ले रहे हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई प्रोपोर्शनल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, ये जो प्रोपोर्शनल टू मार्क दिख रहा है, इस अनुक्रमानुपाती मार्क को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, E इक्वल टू माइनस के φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, यहाँ जो हमने माइनस यूज किया है, ऋण चिन्ह का जो
प्रयोग किया है, यह ऋण चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध हो रहा है। ये ऋण चिन्ह जो है वो ये बता रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन का विरोध किया जा रहा है या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए एसआई पद्धति में के का मान आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जहां के एक नियतांक है, ठीक है, और एसआई पद्धति में सिस्टम में के का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है ना। तो इन दिस कंडीशन स्टूडेंट जब हम वहां पे 1 रखेंगे तो 1 रखने पर हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इक्वल टू माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। स्टूडेंट φ2 माइनस φ1 जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं माइनस डेल फाई अपॉन टी भी समय है, समय में परिवर्तन को हम डेल टी का प्रयोग दे सकते हैं। ठीक, अगर मानना चाहें तो आप इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, अगर मान लीजिए कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का जो मान है वो बहुत कम हो रहा है, तो आप ले लीजिए कि यदि डेल टी टेंस टू 0, ये समय है, डेल टी टेंस टू 0, देन E इक्वल टू लिमिट लग जाता है माइनस लिमिट डेल टी टेंस टू 0, और ये जो डेल फाई अपॉन डेल टी है, ठीक, ये डेल फाई अपॉन डेल टी जो है वो स्टूडेंट इस लिमिट के साथ चेंज होकर, या आप इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 ब्रैकेट में माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये लिमिट डेल टी टेंस टू 0 जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो D वैल्यू है स्टूडेंट, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में सबसे कम परिवर्तन को अर्थात न्यूनतम परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यहां समीकरण 2 जो है, यह समीकरण 2 फैराडे के द्वितीय नियम की व्याख्या भी करता है। ठीक है, आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, फैराडे के नियम के पश्चात मैं आपको ले चलता हूं लेंज के नियम में। लेंज का नियम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके सिलेबस से संबंधित है और दैनिक जीवन में इसका आप बहुत प्रयोग करते हैं। लेंज का नियम बताने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि लेंज के नियम को ऊर्जा संरक्षण के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, हम अब स्टार्ट करते हैं आपके लिए लेंज का नियम। स्टूडेंट्स, लेंज के नियम की जो खोज हुई थी वो 1834 में हेनरिक फ्रेडरिच लेंज नामक भौतिक शास्त्री ने इसकी खोज की थी, और उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया था जिस नियम को उनके नाम पर अर्थात लेंज के नियम के नाम से जाना जाता है। लेंज का जो नियम था वो यह कहता है कि कोई भी वस्तु के प्रेरण से अगर कोई घटना घटती है तो प्रेरित घटना जो है वह उसका विरोध करता है, जिसके कारण स्वयं घटित हुआ रहता है। ठीक है, ये एक सामान्य बात थी। मैं आपको नियम के अनुसार बताता हूं कि लेंज का नियम कहता क्या है। लेंज का नियम ये कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। मैं इस नियम को लिख दे रहा हूं।
देखिएगा स्टूडेंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। यह जो नियम है वो उसे लेंज का नियम कहते हैं। अब लेंज के नियम की व्याख्या मैं कर दे रहा हूं। आप इन दो डायग्रामों को ध्यान से देखिएगा। ये एक कुंडली है विद्युत रोधी तांबे के तार की बनी हुई। ठीक, एक हमने दो कुंडली बनाई है, कुंडली फर्स्ट और कुंडली सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, हम एक बार चुंबक लेते हैं या दंड चुंबक कह सकते हैं, लेते हैं। एक बार दंड चुंबक के एन सिरे को कुंडली के पास लेकर आते हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। प्रेरित विद्युत धारा, अगर कुंडली बंद है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी और उस प्रेरित विद्युत धारा के कारण यह कुंडली जो है वो एन ध्रुव के समान व्यवहार करने लगता है। अर्थात प्रेरित विद्युत धारा के कारण इस कुंडली के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यह चुंबकीय क्षेत्र जो है एन ध्रुव के कारण उत्पन्न हुआ था, तो यह चुंबकीय क्षेत्र भी एन ध्रुव के समान व्यवहार करने लगता है। तो जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं और ज्यादा पास लाते हैं तो चुंबक और कुंडली के बीच रिपल्सन होने लगता है, अर्थात प्रतिकर्षण होने लगता है और कुंडली जो है चुंबक को और पास आने का विरोध करने लगता है। ठीक है, अब देखिए, जब चुंबक को पास ले जाकर छोड़ देते हैं तो इसमें मतलब कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रही थी वह होना बंद हो जाती है। अब जब चुंबक को हम दूर ले जाते हैं, कहने का मतलब है कि जब एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं कॉइल से, तो दूर ले जाते समय यह जो एन ध्रुव है वो एस ध्रुव का समान कार्य करने लगता है। अर्थात चुंबक और कॉइल कुंडली दोनों में अट्रैक्शन होने लगता है, आकर्षण होने लगता है और वह दूर, मतलब कहने का तात्पर्य है कि यह चुंबक को दूर भी नहीं जाने देता, उसका भी विरोध करता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यह घटना इसमें होती है लेंज के नियम के अनुसार। स्टूडेंट, अगर हम यही प्रक्रिया चुंबक के एस ध्रुव के साथ करें तो चुंबक के एस ध्रुव को कुंडली के पास लाने पर कुंडली में जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह चुंबकीय क्षेत्र एस ध्रुव के समान व्यवहार करने लगता है और चुंबक के पास आने का विरोध करता है, अर्थात दोनों के बीच प्रतिकर्षण होने लगता है, रिपल्सन होता है। जब एस ध्रुव को दूर ले जाते हैं कुंडली से तो यह एस ध्रुव जो है वो एन ध्रुव के समान व्यवहार करने लगता है और दोनों के बीच आकर्षण होने लगता है और दूर भी नहीं जाने देता। तो ये जो प्रयोग है और इस प्रयोग की व्याख्या है, यह संपूर्ण प्रयोग लेंज के नियम अर्थात हेनरिक फ्रेडरिच लेंज के अनुसार बताया गया है। अब स्टूडेंट एंड फ्रेंड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम होते हैं कैसे। मैं आपको इसका कारण बता दे रहा हूं कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के किसी तल के पास लाते हैं तो लेंज के नियम के अनुसार कुंडली का वह तल उत्तरी ध्रुव बन जाता है। अतः चुंबक और कुंडली के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को कुंडली के पास लाने में कार्य करना पड़ता है। यही यांत्रिक कार्य, मतलब यही किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा अर्थात प्रेरित धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। परंतु लेकिन जब उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली का वह तल दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, मतलब एस ध्रुव के समान व्यवहार करने लगता है। अतः चुंबक और कुंडली के मध्य आकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस आकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को दूर ले जाने में पुनः कार्य करना पड़ता है। यही यांत्रिक कार्य प्रेरित धारा के रूप में पुनः परिवर्तित हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ध्यान रहे छात्र स्टूडेंट कि जब कुंडली का परिपथ खुला होता है तो
चुंबक को कुंडली के पास लाने या दूर ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जब कुंडली का परिपथ खुला होगा या खुला परिपथ की कुंडली होगी तो चुंबक को पास लाने या दूर ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता है। ठीक है। लेंज के नियम के पश्चात है हमारे पास फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट मैं लिख दे रहा हूं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ध्यान देंगे। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ या फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हो। अब यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा एवं तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है तो मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताएगी या प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। ठीक है स्टूडेंट, डायग्राम को ध्यान दीजिएगा। ये हमारा थंब है, अंगूठा ये तर्जनी है और ये मध्यमा है। ठीक है, चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित कर रही है ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर सामने की ओर, और यह लंबवत जो मध्यमा है वो प्रेरित धारा की दिशा मध्यमा लंबवत बाहर की ओर प्रदर्शित करती है। अगर आप अपने हाथ के अनुसार इसको बनाना चाहते हैं तो अपने हाथ के अनुसार इस प्रकार से बना सकते हैं। ये अंगूठा इस प्रकार से हो जाएगा ऊपर, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा और ये आपका मध्यमा सामने की ओर बताएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप इधर से भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी करके शो कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। मतलब जैसे हम आर्मेचर को रखेंगे, आर्मेचर के अकॉर्डिंग ये दाहिने हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम आपका कार्य करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का अधिकांशतः प्रयोग हम मोटर स्टार्टर में करेंगे, ठीक है, डायनामो में करेंगे और एसी-डीसी मोटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही उपयोगी नियम है, इसलिए इन सभी नियमों को आप ध्यान देंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे द्वारा बताया गया यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और यह समय के अनुकूल बनाया गया वीडियो है। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर कीजिए ताकि वो घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकें और अच्छे अंक ला सकें। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो में कोई कमी हो तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो में मैं आपको उस कमी को दूर करते हुए आपके समक्ष नया वीडियो प्रस्तुत करूं। तब तक के लिए जय हिंद।